Hello everyone. Welcome to UPSC Wala. And me myself, Manoj Kumar Dubey, will be giving the lecture on public administration as an optional subject. As you can see that it is written here, public administration. So with this initiative which has been taken by UPSC Wala, it's a great opportunity for those people who are there in the village area, particularly for rural area. So they can avail this benefit with minimum cost and maximum benefit. इसका मतलब ये है कि मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट आप केवल और केवल यूपीएससी वाला से ही ले सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि यूपीएससी वाला ने एक क्रांति लेकर आ गए, इट्स अ रेवोल्यूशन नाउ, कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी तैयारी करवाते थे वो एक्सेस मनी गैदर करते थे। बट नाउ बिकॉज ऑफ यूपीएससी वाला यू सी द कॉम्पिटिशन हैज ऑल्सो बीन क्रिएटेड हियर। तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके विथ यूपीएससी वाला। नाउ मी माई सेल्फ, एज आई सेड, मनोज कुमार दुबे विल बी टीचिंग यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना सिंपल तरीके से समझाया जाएगा एंड इट इज इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन क्लास। यानी आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास और मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिस विल नॉट हैपन हियर बिकॉज इट विल बी इक्विवेलेंट टू योर ऑफलाइन क्लास। सो नाउ लेट अस सी व्हाई वी नीड टू टेक ऑप्शनल्स public administration, why we should take optional public administration in now see, let us see why we need to take optional public administration. हम लोग public administration optional क्यों लेंगे, रीजन क्या है? So with this regard I'll be telling that what is the importance of public administration, what is the importance of public administration in UPSC. नॉर्मली हम लोग यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट जब हम बात करते हैं हमारे तौर से ये हो जाता है अनप्रेडिक्टेड पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे उसमें भी आप मतलब अगर इफ यू आर नॉट डे टू डे करंट से आप मैच नहीं करोगे तो आपके लिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओके, सो इन दिस रिगार्ड विल बी टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम आपको व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गिविंग यू अ ओवरव्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स this is the overview scenario which I'll be providing you about public administration, that in very brief हम आपको ये बताएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेबस क्या है और इनके सिलेबस ये है और इसकी रेलेवेंसी जनरल स्टडीज में कौन कौन से जनरल स्टडीज कंपोनेंट को ये टच कर रहा है। और ये फेक नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि सर इज गोइंग टू टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन so he is providing the relevancy of it. It's not like that. And recently in 2022 UPSC has declared the 70th report, 70वां रिपोर्ट उसने UPSC ने लॉन्च किया है, 70th in 20 and you see 2017 तक the success rate in public administration, यानी मींस एग्जाम अगर 10-12 हजार बच्चे दे रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि 2017 के ये रीसेंट फिगर विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी, ये हमारा अपना फिगर नहीं है, दिस फिगर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम टेलिंग यू, हम उसी के अनुसार आपको बता रहे हैं। तो यूपीएससी ने अपना 17वां रिपोर्ट पेश किया और उसमें 2017 तक बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोक्सीमेटली 1200 बच्चे मेंस एग्जाम दिए हैं। 1200 बच्चे, यानी अगर मान लीजिए कि 10 से 12 हजार बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 1200 बच्चे केवल और केवल पब्लिक एड से हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। और एक्चुअल फिगर की बात करेंगे तो 1165 है। मैंने अप्रोक्सीमेट 12 बताया और उसका जो एक्चुअल फिगर है वो है आपका 1155। एंड यू सी दी सक्सेस रेट जो है इसका 10.2%, यानी
बहुत कम ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिनका सक्सेस रेट यू विल बी सीइंग दैट 10.2% है। बहुत कम ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेंगे जिनका सक्सेस रेट इतना है। और आपको बता दें कि इससे यह पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 120 स्टूडेंट, 120 बच्चे, यानी अगर 800, 900 या 1000 में वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 120 बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना रेलेवेंसी है, देखिए यूपीएससी हमारे देश में अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत लेट से आया हमारे अपनी कंट्री में। और हमारे अपने कंट्री के पहले प्रोफेसर जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो एमपी शर्मा, और 2020 का टॉपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। हम आपको जस्ट फिगर आउट कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप नोट आउट कीजिएगा तो इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो व्हाई वी नीड टू टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लबासना में जाइएगा, यानी लाल बहादुर नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाइएगा, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एकेडमी, तो उसमें आप अगर जा रहे हैं तो आप देखिए कि लबासना यानी जो मसूरी में ट्रेनिंग में जा रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पढ़ाए जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं तब जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, प्रोबेशन में जाएंगे, व्हेन यू विल बी देयर इन द प्रोबेशन पीरियड। बट बिफोर प्रोबेशन पीरियड हमारे सर, आपके मन में ये चलेगा सर हम लोग ट्रेनिंग में जब जाएंगे तब ना सोचेंगे, सर अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये जरा हमें बताएं। तो आपको बता देते हैं कि नाउ लेट अस गो फॉर द ओवरऑल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ओवरऑल व्यू में हम जाएंगे तो यू सी द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वुड्रो विल्सन, और ये 29 इयर्स एज में इन्होंने अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में रेवोल्यूशन ला दिया था, क्रांति ला दी थी। जैसे यूपीएससी वाला रेवोल्यूशन लेकर आ गई है, उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनके द्वारा ही रेवोल्यूशन लाया गया वुड्रो विल्सन के। दैट इज व्हाई ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल गो थ्रू द टॉपिक। और एक थिंकर के नाम पर इनकी थॉट भी है। जैसे नाउ लेट अस टेक द ओवरऑल व्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में व्हाट वी विल स्टडी इन इंट्रोडक्शन, वी विल स्टडी मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, उसका स्कोप क्या है, मतलब आज स्कोप का मतलब एरिया, कहां कहां तक वो एक्सपेंड कर चुका है, एंड आफ्टर एक एरिया इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एंड देन यू सी विल कम टू नो अबाउट द विल्सन थ्योरी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वुड्रो विल्सन जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, इनके बारे में इन्होंने क्या थ्योरी दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आज हम इसको देखेंगे कि व्हाई इट इज लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट। उसके बाद हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इवोल्यूशंस के बाद फर्स्ट चैप्टर में इवोल्यूशंस, आफ्टर इवोल्यूशन यू विल सी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, पब्लिक चॉइस थ्योरी है, गुड गवर्नेंस है। याद रखना गुड गवर्नेंस, यानी आज वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है, दे आर ट्राइंग टू स्ट्राइव, मतलब उनको कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी गुड गवर्नेंस आए। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन गवर्नमेंट अफेयर्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट अफेयर्स। सिंपल टर्म्स में, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो जब हम बात करते हैं वुड्रो, तो इनकी थ्योरी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद आप देखिए वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। आप देखिए थॉट का मतलब क्या होता है, विचार। और यू सी दीज ऑल थॉट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द थॉट्स ऑफ ऑल दिस, ये सारे थॉट्स वेस्टर्न है। हमने आपको पहले ही बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुक प्लेस इन अमेरिका। तो अमेरिका में है तो ऑब्वियसली जितने भी स्कॉलर होंगे वो अमेरिकन होंगे।
कुछ स्कॉलर जो होंगे हम लोग यहां के पढ़ेंगे, उनके रेलेवेंस को देखेंगे, बस कोटेशन वाइज देखेंगे, जैसे रूमकी बसु हुए, जैसे आपके रजनी गोयल हुए, जैसे आपके मोहित भट्टाचार्य हुए। तो ऐसे ऐसे स्कॉलर्स को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। ये तो बहुत बाद में इन्होंने थ्योरी दी है, इससे पहले थ्योरी। तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स लाइक व्हाट, विच थिंकर्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय टेलर, FW टेलर, यानी मैनेजमेंट की थ्योरी उन्होंने दी है। हेनरी फ्योल ने भी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक लिखा था, उसका नाम, उसमें भी उन्होंने देखी मैनेजमेंट थ्योरी। तो इससे ये पता चलता है, हेनरी फ्योल ने दिया, गुलिक, अर्विक, मोने, रैले, ये सारे स्कॉलर्स सेकंड चैप्टर में आएंगे, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और उन्होंने देखिए थ्योरी कब दी गई है, 1916 में, 1905 में, 1911 में बुक वगैरह लिखे गए हैं टेलर द्वारा। तो इन सारी थ्योरीज को, इन सारे प्रोस्पेक्टस को हम लोग कब देखेंगे, वी विल सी उस टाइम में आज की इनकी रेलिवेंसी की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। देखिए जब आप ये समझ जाएंगे ना कि जो थिंकर जो हैं उन्होंने 100 साल पहले कोई थ्योरी दी थी, उस वक्त उसका इंपॉर्टेंस हो सकता है, हाँ तभी दिया गया, थिंकर्स तो मर गया, कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं उसमें। तो उसके बाद उसकी रेलेवेंसी आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, दैट विल ट्राई टू सी, एंड व्हाई वी आर स्टडिंग देयर थ्योरी, हम उसकी थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो थॉट्स आ जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, हर्बर्ट साइमन हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, अच्छे थिंकर हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी एडमिनिस्ट्रेटर का बिहेवियर कैसा होगा, किसके साथ कैसा होगा, डिसीजन मेकिंग में कैसा होगा, ये सारी चीजें विल सी इन दियर। देन विल कम टू ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। अब ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, जैसे डिपार्टमेंट हुआ, एडहॉक हुआ, एडवाइजरी हुआ, मिनिस्ट्री हुई। और जब ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेंगे देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, then we'll also talk about public private partnership, and this is very important। और आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड इसी के पीछे भाग रहा है कि पब्लिक का प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप क्यों होगा, जबकि पब्लिक यानी सरकार की मोनोपोली है किसी चीज में, तो उसका पार्टिसिपेशन क्यों होगा, व्हाई देयर विल बी अ पार्टिसिपेशन। ये दिस ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, यानी ये सारे ऑर्गेनाइज पार्ट बनते। Then you see accountability and control। Accountability and control का मतलब होता है कि अब हमारा किसी के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, और जवाबदेही के साथ देयर शुड बी नियंत्रण, यानी कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए लॉर्ड एक्टन, यू सी वेरी पॉपुलर जर्मन स्कॉलर लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी सत्ता भ्रष्ट होती है। यानी ये मान के चलिए कि कल को अगर आप कलेक्टर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, आप करप्ट होइएगा। अकॉर्डिंग टू हिम द पावर करप्ट्स, सत्ता मिलेगी तो शक्ति मिलेगी और शक्ति करप्ट होगा। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, अगर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो पूरी तरह से वो करप्ट होगा। अब आप कहिएगा सर हम तो करप्ट है नहीं सर, हम कभी करप्शन करेंगे नहीं सर। करप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि करप्शन आप पैसे से कीजिएगा। हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने देयर आर 27 मोड्स ऑफ करप्शन उन्होंने बताया है। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि कल को अगर आप आईएएस बन जाइएगा या आईपीएस बन जाइएगा, तो आपके पेरेंट्स अगर रेड लाइट तोड़ के जाते हैं और पुलिस वाला अगर उनको चालान काटता है, तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करप्शन। अभी तो आप बहुत ईमानदारी से कहोगे नहीं सर हम बोल रहे हैं कि उनका चालान काट दो, इजंट बोलना बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली फेस करना बहुत बहुत टफ होता है। और आप नोटिस कीजिएगा, तो दैट इज व्हाई वी से अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। और अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की जब बात करते हैं तो किसके अकाउंटेबिलिटी और किसके कंट्रोल की बात हो रही है? यानी लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी, उसकी कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव के, जुडिशियरी के, और पब्लिक कंट्रोल यानी जनता को भी कंट्रोल करना है और जनता के ऊपर भी कंट्रोल होना। ये सारी चीजें विल सी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1। इसके बाद वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देश को चलाने के लिए हमारे पास संविधान है, तो प्रशासक को चलाने के लिए क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर को चलाने के लिए वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसीलिए यहां पे हम लोग पढ़ेंगे
एल्बर्ट वी डाइसी के बारे में, यूके के अच्छे खासा लॉ अधिवक्ता थे, और इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कैसे क्या कहा है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वायलेट कर रहा है फ्रांस से रिलेटेड, एंड दैट विल ट्राई टू आल्सो टॉक अबाउट कि हमारे यहाँ कोर्ट मार्शल लगती है तो उसमें कैसे उसको वायलेट करा. दिस ऑल विल ट्राई टू सी. देन वी हैव कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस. आज आप कॉम्पिटिशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि जिस दिन आप कॉम्पिटिशंस दे रहे हैं और उस कॉम्पिटिशंस में अगर मान लीजिए कि आपकी बात कर रहे हैं, आप अगर तुलना नहीं कीजिएगा ना कि वो हमसे ज्यादा नंबर कैसे ला दिया, आपका कंपटीशन अधूरा है, ये जान जाइए. और यही चीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है कि ब्यूरोक्रेट्स, भारत का ब्यूरोक्रेट्स और वेस्टर्न कंट्री का ब्यूरोक्रेट्स, यानी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री का ब्यूरोक्रेट्स कैसे अच्छे हैं, इनमें क्या गलती, क्या खामी है. What is the problem? What problem exists between this developing countries bureaucrats, developed and underdeveloping? So this is how this can be evaluated only and only through comparative public administration. And the father of comparative public administration is F.W. Riggs. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी भारत के लिए. F.W. Riggs ने भारत के लिए बहुत अच्छी बात कही थी और इन्होंने उसके ऊपर किताब भी लिखा है 1961 में. और उसके बाद आफ्टर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल कम टू डेवलपमेंट डायनामिक्स. डेवलपमेंट जो है वो डायनामिक है, वो हमेशा चेंज होता रहेगा. ऑलवेज देयर शुड बी अ चेंज. और जब डेवलपमेंट हमेशा चेंज होता रहेगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में भी अगर डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को देखेंगे तो 1950 से 1960s का क्या डेवलपमेंट है, 1970s, 1980s, 1990s, 2000, ये डेवलपमेंट के पैरामीटर्स. किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर का इसमें रोल क्या था, पॉलिटिशियंस का रोल क्या था डेवलप करने में, दीज ऑल विल ट्राई टू सी हियर. दैट इज व्हाई इट इज डायनामिक. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि डेवलपमेंट केवल देश का ही नहीं, व्यक्ति विशेष का भी होना चाहिए. एवरी पर्सन शुड हैव देयर डेवलपमेंट. दैट इज व्हाई इट टॉक्स अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट. वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए डेवलपमेंट कैसे हुआ. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एंटी डेवलपमेंट थीसिस, कि अभी जो हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है. एंटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आई एम अगेंस्ट डेवलपमेंट. एंटी डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट तो सही है, बट ऑन व्हाट ग्राउंड वी आर डेवलपिंग. हम लोग किस चीज को नुकसान देकर डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग इकोलॉजी को नुकसान देकर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं तो मेट्रोज अभी बहुत सारी जगह पे चल रहे हैं. मेट्रो चलने से क्या है, या फिर आप देखिए ट्रांसपोर्ट में आप देखिए कि देयर आर 6 लेन्स किया जा रहा है. 4 लेन है तो 6 लेन्स किया जा रहा है रोड्स को. कई सारे पेड़ काटे जा रहे हैं. जितना काटा जा रहा है उतने पेड़ को हम प्लांटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको. तो दिस इज कॉल्ड एंटी डेवलप. हमको ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए नुकसानदायक हो. Okay, so that we'll discuss later when we'll go to the topic. And then we have personal administration. Personal administrations literally means human resource management or development. और जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रमोशन देंगे, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लगेगा. दिस ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. दिस ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ पर्सनल. And then you see we talk about public policy. पूरे चैप्टर में पब्लिक पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, ये पॉलिसी साइकिल की बात करता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसका फीडबैक होगा. मतलब दीज ऑल हाउ इट टुक प्लेस, ये कैसे कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखें. दिस इज एन ओवरव्यू. उसके बाद यू सी टेक्निक्स. अभी जो हम एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं उसके करने के टेक्निक कैसे हैं, तरीके क्या होने चाहिए. आपको पता है कि वी आर इन द एरा ऑफ कंप्यूटराइजेशन. और जब कंप्यूटराइजेशन की हम बात करते हैं तो कंप्यूटराइजेशन में आप देखिए बहुत सारे टेक्निक आ जाते हैं. तो ओल्ड टेक्निक और कंटेम्पररी टेक्निक दोनों को हम लोग को देखना पड़ेगा. तो कंटेम्पररी टेक्निक आज के टाइम में क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट.
or critical path method. PERT, program evaluation review technique. MIS, management information system. These all are recent techniques. और इससे पहले वाले टेक्निक O&M. तो दैट इज व्हाट विल ट्राई टू सी. और ये सारे टेक्निक एडमिनिस्ट्रेटर को यूज करने हैं और इसे इंप्लीमेंट करने हैं, ताकि ये टेक्निक आ क्यों रहे? क्योंकि टू मेक थिंग्स वेरी इजियर. टू whom? For people as well as for the administrator also. Then you see financial administration. Financial administration का मतलब होता है budgetary process. How budget is passed, what is the importance of budget, और बजट में कौन कौन सी पॉलिसी लाई जाती है, किन के लिए लाई जाती है, एंड हाउ दे आर बीइंग गेट, हाउ दे आर benefited with it. So in this regard, we'll try to see paper 1, and this is an overview of paper 1. Then you see we come to paper 2, and paper 2 we talk about territorial Indian administration. टेरिटोरियल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पेपर 2 जो भी चीज होगा वो भारत के क्षेत्र में लागू होगा, भारतीय प्रशासन. और इसको लागू करने वाला कौन है? None other than our parliament. It's none other than our parliament. It's none other than our parliament. It's none other than our parliament. और टेरिटोरियल में देखिए फंक्शनल administration, strategic administrations, historical development, Indian administrations, contemporary issues. There are these types of topic which we'll discuss in paper 2. और इसका अगर elaborations में देखना है तो you can see कि जब हम बात करते हैं फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आएगा? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सारे हमारे प्लान्स एंड प्रायोरिटीज में आते हैं. इनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर डिस्कसिंग देन वी कम टू स्ट्रैटेजिक. देश में स्ट्रैटेजी कैसे होगा? जब हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑकर्स बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. स्ट्रैटेजिकली सेंटर का क्या रोल है? प्लान्स एंड प्रायोरिटी कैसे आएगा, कैसे इंप्लीमेंट होगी? देन वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल्स ऑफ इंडिया. और हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग 3 चीज को देखेंगे. फर्स्ट हम लोग देखेंगे कौटिल्य, Kautilya's administration. Then we will see Mughal administration. And then we will see British administration. Then we will see British administration. यानी ये हिस्ट्री है. हम नाम से ही लग रहा है आपको हिस्ट्री. यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इस हिस्टोरिक्स चीजों का कितना बड़ा रोल है वो बहुत सिंपल है, और इसमें आपको स्कोर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छे नंबर मिल जाते हैं. नॉर्मली इसकी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर अगले बार मुगल आ गया तो अब इस बार मुगल नहीं आएगा, कौटिल्य आएगा. ये हम लोग वी यूज टू प्रेडिक्ट लाइक दैट. अब आपका तकदीर खराब है तो दूसरे साल भी मुगल आ जाए, बट वैसे आता नहीं है इफ यू गो फॉर लास्ट 10 to 20 years पेपर. ओके, तो ये देखिए कौटिल्य यानी चाणक्य की जो नीति है, जिसको हम लोग कहते हैं चाणक्य ने अपना, हालांकि चाणक्य तो ही वॉज द पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर्स, और 15 अध्याय यानी 15 चैप्टर्स में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में केवल 4 ही चैप्टर के बारे में डिस्कस किए गए हैं. और उसमें बताया गया है जैसे अमत्य, सप्तांग थ्योरी, 7 organs of the state, how it is related to India, ये सब आपको रिलेट करके बताया जाए. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज वेरी पॉपुलरली नोन एज पेपर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कागजी सरकार, यानी उसके जो भी दस्तावेज हुआ करते थे दैट इज प्योरली ऑन पेपर. और देन यू हैव इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वी विल ट्राई टू सी ईच एंड एवरीथिंग, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, जो चीजें आई हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे. एंड देन वी हैव कंटेम्पररी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंटेम्पररी का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी आया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे. उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो भाई एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकते हैं. डिजास्टर तो लाने का काम कहीं और है, तो नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है, किंतु इसको मैनेज करने का काम केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटर का है. तो डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पब्लिक पुलिस इंटरफेस, तो ये सारे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट.
तो हम लोग क्या करते हैं कि हालांकि वो एक अलग चैप्टर है, बट विल सी ऑन इट। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो हमारे एक्सक्यूज मी, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दीज ऑल आर ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स का इवैल्यूएशन अगर हम करें कि रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखिए, अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं तो ये हमारा जनरल स्टडीज का पेपर 1, ये जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 4, ये हमारे, और ये सारे पेपर जो हैं, ऑल दीज पेपर्स आर ऑफ 250 मार्क्स। ये भी 250 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो 250 मार्क्स, एंड दिस इज ऑल्सो 250 मार्क्स। एंड यू सी कि जब हम बात करते हैं ये 250 मार्क्स के सारे हैं, सो नाउ लेट अस सी दैट हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जनरल स्टडी से रिलेटेड है। देखिए, अगर इसको एलैबोरेट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, और आप मेरी बातों पे इफ यू थिंक दैट कि सर चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत रेलेवेंस बता रहे, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द सिलेबस ऑफ, और सिलेबस आपको ऑनलाइन पूरी जगह मिल जाएंगे, और आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, और उसके बाद यू नीड टू ऑप्ट दी ऑप्शनल्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर जीएस के ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, इसलिए हमने उनके पढ़ाने के तरीके से हमने ऑप्शनल ले लिया। देखिए, ऑप्शनल किसी के पढ़ाने के तरीके से, किसी के कहने के तरीके से, या आपने कुछ सोचा उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। मैं बता रहा हूं कि ऑप्शनल इज योर पर्सनल इंटरेस्ट। हो सकता है आपको हिस्ट्री के कंपोनेंट पे इंटरेस्ट हो, किंतु जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़े तो उसमें इंटरेस्ट ना आए, तो ये भी सकता है। तो इसलिए दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन योर, प्योरली इट 100% डिपेंड्स ऑन चॉइस, इंटरेस्ट। और मैं ऑलवेज कहता हूं कि सेलेक्टिंग ऑप्शनल इन यूपीएससी इज लाइक सेलेक्टिंग अ वाइफ, अ लाइफ पार्टनर फॉर योर करियर। अगर ये करियर, अगर ये पार्टनर को आपने अच्छा से चूज कर लिया तो ये पार्टनर आपको रैंक दिला देगा। और अगर आपने किसी के कहने पर ले लिया कि सर मेरे भाई ने किया था और उसने ये रैंक लेकर आ गया, हम भी यही लेंगे सर, या हमारे घर वालों ने कहा है कि सर, हमारे दोस्तों ने कहा ऐसा, हमारे अदर टीचर ने कहा कि अभी ट्रेंड ये चल रहा तो इसको, ऐसा नहीं करेंगे हम। जब भी हम ऑप्शनल लेंगे, हम अपनी इंटरेस्ट पे लेंगे, और ऑप्शनल लेने के बाद ऑप्शनल देखेंगे कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है कि हमारी इंटरेस्ट रहती है, पर हमें टीचर ऐसा मिल जाता है कि हमें वो छोड़ना पड़ जाता है ऑप्शनल, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। जब आप ऑप्शनल लेंगे तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो थ्रू दी कंपोनेंट एंड गो थ्रू दी लेक्चर्स ऑफ दी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद आप इवैल्यूएट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और जब समझ में आ जाए देन यू गो फॉर दैट ऑप्शनल, दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट। और देखिए, जब हम बात करते हैं व्हाई टू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही हम क्यों लेंगे, तो मैंने आपको अभी लेक्चर चालू होने से पहले बताया था कि आप देखिए कि ये जो 250 मार्क्स के क्वेश्चंस जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का केवल जीएस पेपर 2 ये छोड़कर इंटरनेशनल रिलेशन को, ये सारे कंपोनेंट यानी 250 नंबर के पेपर में से आप 200 नंबर का पेपर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिपेयर करने से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है, ओके। बट पब्लिक अब देखिए, आप कहिएगा सर कैसे, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यू जस्ट सी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस आप ही के पास आएंगे, और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट दिस कंपोनेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ये कंपोनेंट आपके ग्रिप में होगा। आप देखिए, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं। आफ्टर दैट यू सी पेपर 4, पेपर 4 के ये पोर्शंस, ये पोर्शंस, ये पोर्शंस, एंड प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड केस स्टडी, यानी टोटल 1 2 3 4 5, यानी 7 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक हम इसको ये मान के चलते हैं
कि 250 में से 125 मार्क्स आप एथिक्स का पोर्शन, जीएस पेपर 4 का पोर्शन आप कंप्लीट कर जाएंगे अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो। हाउ यू सी, आई एम जस्ट टेलिंग यू। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देयर इज अ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो एथिक्स दिया गया है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो आपको एथिक्स दिया गया है, ये किसके लिए है? व्हाट इज द एथिक्स? नॉर्मली एथिक्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है, isn't? और एथिक्स का मतलब होता है क्या अच्छा क्या खराब, यू डिसाइडेड। और वो सारी चीजें बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी कोई टीचर पढ़ा बहुत अच्छा रहा है, किंतु उसके पोस्चर से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बताने के तरीके से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप डिसलाइक करने लग जाते हैं। तो दिस इज व्हाट व्हेन वी से अबाउट, सो दिस इज एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। उसके बाद प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, यानी प्रॉबिटी इन गवर्नेंस का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर का किस तरह का होना चाहिए चाल चलन। लाइक वी नीड टू टॉक अबाउट आरटीआई गवर्नेंस, मतलब ये पोर्शंस पूरा अगर आप देखें तो दिस विल बी कैरिड ऑफ 125 मार्क्स। हम आपको ये कम ही बता रहे हैं, अदरवाइज इट शुड नॉट बी लेस देन 175 मार्क्स। हम आपको 125 कम बता रहे हैं इवैल्यूएशंस में। देन यू सी यहां पे हमारे पास है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी पेपर 3 में आप देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमी में बजट। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं हूं कि हाँ सर इसमें बहुत ज्यादा बता देंगे, नहीं, इसमें बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन आएगा तो हम कह रहे हैं 25 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा नहीं। यू एड ऑन 25 हियर ऑल्सो, तो इट विल बी 150। नाउ आफ्टर दिस जीएस पेपर, उसके बाद आपके पास एक और पेपर होता है, दैट इज कॉल्ड एसे पेपर, और ये एसे 250 मार्क्स का होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लेंगे, यू हैव टू बी वेरी कंटेम्पररी, आपको कंटेम्पररी के साथ चलना पड़ेगा, और जब आप कंटेम्पररी के साथ चलेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको उसको देखना पड़ेगा। सो इन दिस रिगार्ड यू सी, अगर हम इसको एड ऑन करते हैं 200, 250, 150, दिस टोटल कम्स 600, एंड 600 में 600 यू सी टेकिंग ऑप्शनल आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is of 500 marks, and as I have evaluated GS paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4, इन चारों पेपर में से जीएस के पेपर में से 600 मार्क्स प्लस ए से, ये सब मिलाकर आपके पास, यानी ये सारे चीज 1 2 3 4 5 पांचों चीज मिला के 1250 में से आप 600 एज इट इज ग्रैप्स कर सकते हैं इफ यू ऑप्ट ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दैट कम्स अंडर 1100। यानी आप खुद एनालाइज कीजिए कि अगर आप 500 मार्क्स के लिए एफर्ट लगा रहे हैं तो इसी 500 मार्क्स को एफर्ट लगाइएगा तो उसमें 600 मार्क्स का भी, तो आप 500 मार्क्स का अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गेट 300 मार्क्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोबेबिलिटी। एंड आउट ऑफ दिस अगर आपको 50% मार्क्स भी मिलता है तो दैट इज 600, यानी 1100 में से आप 600 अगर ला दिए, और नॉर्मली आ जाता है, प्लस इंटरव्यू 275 मार्क्स का है। वर्स्ट कंडीशन में अगर हम आपको कहते हैं 150 नंबर मिल गया तो सिलेक्शन आपको कहीं भी कोई नहीं रोकेगा। दैट मींस यू आर सेलेक्टेड इन नॉट एज एन आईएएस, बट कहीं ना कहीं आप क्लास 1 ऑफिसर का कहीं ना कहीं रैंक मिलेगा आपको। सो यू सी दिस इज द चार्म्स ऑफ यूपीएससी, और यही वजह है, दिस इज द रीजन दैट कि यू सी द 70th रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूपीएससी, और इसने 2017 में 17 तक के फिगर इसने बताए हैं,
उसमें इन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बच्चे ले रहे हैं उसका सक्सेस रेट है 10.2%। बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। हालांकि मानेंगे कम है, 10-12 हजार मेंस दे रहे हैं तो उसके लिए तो 10% इज मोर, यानी आपका सक्सेस रेट। और इतना ही नहीं, मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा बच्चे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स जो हैं सबसे ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग वाले ले रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले, और उनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, उनका सक्सेस रेट भी ज्यादा है मैक्सिमम। क्यों? अच्छा, वो क्यों लेते हैं और उसमें क्यों उनका सक्सेस रेट ज्यादा है? और जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस आर्ट्स कॉमर्स वगैरह लेकर रहते हैं उनका सक्सेस रेट क्यों नहीं ज्यादा? क्यों? क्योंकि ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे दे आर हाईली प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल होते हैं। और जब ये प्रैक्टिकल होते हैं तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज हाईली डायनामिक, और आपको कंटेम्पररी चीजें बहुत लिखनी पड़ेंगी, उसको रिलेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में तो यही करते हैं कि जो चीज हुआ है उसको हम रिलेट करते हैं, कैसा चल रहा है। तो इस बेसिस पे आप देखिए, दैट इज व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंस। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको ट्रेनिंग के में भी मिलेगा अगर आप पेनिट्रेट कर जाते, इफ यू पेनिट्रेट द एग्जाम्स, देन इन ट्रेनिंग ऑल्सो यू विल बी गेटिंग हैंडसम रिजल्ट, हैंडसम रिजल्ट। मैक्सिमम चीज वही पढ़ाई जाती है, गवर्नेंस वगैरह वगैरह सब वहीं पढ़ाई जाती है। तो आप देखिए, this is the importance of public administration. Opting public administration as an optional, there is high. अगर आप थोड़ा सीरियस हैं, मैं बहुत सीरियस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सीरियस है, आप मैंने तो केवल 1100 की बात की है। अगर हम इसको इवैल्यूएट करें, अभी यू जस्ट सी कि मैं अगर आपको आदर वे में बता रहा हूं, बहुत लोग ये समझेंगे कि सर आप ऑप्शनल पढ़ाएंगे तो इसलिए आपने बहुत कुछ बता दिया इतना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड ऑल दिस, ये सारे 1250 मार्क्स के हैं, जिसमें से आप 600 मार्क्स माइनस 600 मार्क्स आप अगर कर देते हैं तो इट कम्स टू 650 मार्क्स। अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं और यू आर गिविंग एफर्ट्स, तो आप ऑप्शनल में अगर 300 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम ये भी कहते हैं कि आप 300 नहीं आएगा, आप लोग कहिएगा सर आप बहुत, बिकॉज आई नो व्हाट आई टीच ना, आई नो व्हाट आई विल बी टीचिंग यू, बट स्टिल इफ यू हैव अ डाउट, सो लेट अस कंसीडर इट एज 250 मार्क्स। 500 में 50% आ सकता है, और जब 500 में 50% यहां आ सकता है तो हम कह रहे हैं कि ये जो 600 है, 600 में से भी आप 250 मार्क्स लेकर आइए, इससे ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं करेंगे। मैं वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूं आपको, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन आई एम सेइंग यू। एंड ये जो 650 मार्क्स बच गया है, आपको क्या लगता है कि उसमें आप 650 में से आप 150 नंबर भी नहीं ला पाएंगे? इतना खराब करेंगे आप। यहां एफर्ट अगर लेस भी करेंगे ना, लेस कम लगाएंगे एफर्ट 650 नंबर के लिए, तो 650 नंबर के लिए अगर एफर्ट लेस लगाएंगे तो हम आपको कह रहे हैं कि वर्स्ट कंडीशन में आप 150 मार्क्स लेकर आएंगे। यू जस्ट मेक इट हाउ मच, 650 मार्क्स। और इस 650 मार्क्स में से अगर इंटरव्यू में से बुरे कंडीशन में अगर आपको 150 मार्क्स 275 में से अगर 150 मिल गया, नॉर्मली मिलता है 130 140, और जिसका 170 175 इज दी जाता है 200 इट गोज। तो अगर 150 भी मिल गया तो आप देखिए कि आप 800 मार्क्स ले रहा है, इसका मतलब कि यू आर वेल इन दी सेलेक्टेड लिस्ट। आप कहीं ना कहीं सेलेक्टेड, सिलेक्शंस आपको कोई नहीं रोक सकता, बट यू हैव टू बी सीरियस। इसीलिए इंजीनियरिंग वाले बच्चे दे आर वेरी प्रैक्टिकल। मैक्सिमम बच्चे जो इंजीनियर के होते हैं ना, साइंस बैकग्राउंड्स के, वो लोग क्या करते हैं कि ये लोग आर्ट्स वाले और ज्यादातर ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट लेते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो डायनामिक है, कि जो कि उनको करते करते वो रियलाइज करे कि यार ये चीजें यहां पे हो रही है। तो इस बेसिस पे दैट इज व्हाई आई वुड से दैट कि इफ यू आर सीरियस about the optional, then you should go for it. And the trend of UPSC is also, you see, the trend of UPSC is also in public administration. The graph is going like this. It's not coming. 2010 से नीचे जा रहा था, उसके बाद ये ग्राफ बढ़ा है। और आपको बता दें कि पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत लोग जाते थे, बहुत लोग, क्योंकि अब पेपर, लोगों को लगता है कि सर पेपर काफी टफ है इसलिए हम लोग से नहीं होगा। अरे पेपर टफ उनके लिए जो पढ़ते नहीं है,
जो इवैल्यूएट नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन करने के बाद, सभी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या सभी सेलेक्ट पाते हैं? नहीं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पढ़ने के बाद दे यूज टू कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से डायनामिकनेस दिखता है आपको, एंड दैट विल गिव यू रिजल्ट। So that is why this is what I want to say about optional. If you want, it's good optional for UPSC to penetrate and score good marks. So on 3rd January, let us begin public administration optional in UPSC Wala with me. Okay then, bye bye. Take care.